वेलकम टू नीट फाइट जंकी में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे इस्लाम माखाचेव वर्सेस अलेक्जेंडर वोल्कानोस्की 2 की। ठीक है। ये फाइट अच्छी हो, बुरी हो, एक्साइटिंग हो या फिर बोरिंग हो, पर ये फाइट आप अगले 5-6 साल तक तो याद रखने वाले हैं। क्योंकि ऐसा बॉक्सिंग की दुनिया में, कॉम्बैट स्पोर्ट की दुनिया में बहुत ही कम होता है कि अपने पीक पर दो स्टार फाइट करें एक दूसरे से, है ना। यानी कि बेस्ट है एक स्टार, आपको मानना है कि ये दो बेस्ट हैं और एक दूसरे से फाइट करें, और अपनी किस्मत ऐसी है, कितनी अच्छी है कि एक बार नहीं 2 बार ये सब देखने को मिलेगा। ठीक है ना। इसलिए कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, हम अभी से प्रीव्यू करेंगे। प्रिडिक्शन और एनालिसिस जो है वो जब फाइट होगी तो उसके बाद किया जाएगा, क्योंकि मुझे मैंटालिटी देखनी होती है फाइटर्स की। ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं, बट आगे बढ़ने से पहले सब्सक्राइब करके बेल आइकन में क्लिक करिए, क्योंकि ये कॉम्बैट स्पोर्ट का सबसे बेहतरीन चैनल है। ठीक है। बेल आइकन में क्लिक कर दिया, अब थोड़ा लाइक भी कर दीजिए। चलते हैं, बात करते हैं अलेक्जेंडर वोल्कानोस्की वर्सेस इस्लाम माखाचेव की। हम इस फाइट के बारे में हर वो बात करेंगे जिसके बारे में आपके दिमाग में कोई सवाल है या आप जानना चाहते हैं। सबसे पहली बात आप समझ लीजिए, सबसे पहली बात तो ये है कि UFC 294 की जब बात हुई थी तो ना को मेन इवेंट ये वाला था ना मेन इवेंट ये वाला था, बट फिर भी कार्ड ठीक ठाक था। को मेन इवेंट तो छोड़िए, अभी हम मेन इवेंट की बात करें तो मेन इवेंट जो था वो अलेक्जेंडर वोल्कानोस्की नहीं बल्कि चार्ल्स ओलिवेरा वर्सेस इस्लाम माखाचेव था। इस्लाम माखाचेव ने काफ़ी आसानी से चार्ल्स ओलिवेरा को पिछले बार हराया था, इसलिए हमारी जो उम्मीदें थी हल्की सी टिल्ट थी इस्लाम माखाचेव की तरफ की वो इस बार भी आसानी से जीतेगा। ठीक है ना। पर चार्ल्स ओलिवेरा को कभी भी काउंट आउट नहीं किया जा सकता था, तो भी थोड़ी बहुत उम्मीद थी उस साइड से। पर चार्ल्स ओलिवेरा 6 दिन पहले, 11 दिन पहले फाइट के उसको चोट लगी। वो स्पारिंग कर रहा था, यहाँ पे चोट लगी और यहाँ पे एक वुंड ओपन हो गया, यहाँ पे एक मुंह खुल गया, है ना। तो उसने जो है इससे नाम वापस ले लिया। अब अलेक्जेंडर, वो ये बात मुझे पता है कि डेना वाइट का कहना था कि यार जैसे ही उसको हुआ था ना तो तुरंत मेरे पास लेके आते और मैं उसको मैं उनने सर्जन के पास भेजे, मैं प्लास्टिक सर्जन के पास भेजता तो अंदर से सिलाई होती और बाहर से सिलाई होती तो ठीक हो जाता। एक्चुअली सच ये है, ठीक है ना, मैंने रिसर्च किया। अगर अंदर से सिलाई हो और बाहर से सिलाई हो तो एक्चुअली वूंड जो है ना तुरंत ढक जाता है। वो बिल्कुल सही बात है, बट वो जो है, ये जो हिस्सा है जहाँ पे उसको ढका गया है वो हिस्सा कमज़ोर रहता है, इसलिए डॉक्टर भी रेकमेंड करते हैं कि अंदर 15-20 दिन तक इसको टच नहीं करने का है, क्योंकि ये दोबारा ओपन हो सकता है। ठीक है ना। और गलती से अगर दोबारा ओपन होता ना तो फिर वो बार बार ओपन होता। अगर विश्वास नहीं है तो आपको नेट डियाज, निक डियाज की चमड़ी देखनी है। उनको हल्का सा झापड़ भी जम के पड़ जाए तो खून निकल आता है। ठीक है। तो ये फाइट उन दोनों के बीच में होनी थी। तो डेना वाइट का कहना था कि ऐसा करना चाहिए, बट मेरा मानना है कि चार्ल्स ओलिवेरा ने जो किया वो सही किया। यार आपके फाइटर को चोट लगेगी तो आप क्या पहले डेना वाइट को कॉल करोगे, कंपनी के बॉस को कॉल करोगे, या फिर उसको लेके हॉस्पिटल जाओगे। ठीक है ना। पर एंड में ये होगा कि बहुत नुकसान इससे चार्ल्स ओलिवेरा को होगा, इस बारे में हम एंड में बात करेंगे। अब बढ़ते हैं आगे, है ना। ये तय हो गया कि चार्ल्स ओलिवेरा फाइट से हट गया। अब दौड़ मची कि किसको लाया जाए चार्ल्स ओलिवेरा की जगह। ठीक है ना। तो 4 लोग हैं। नंबर 1 डस्टिन, नंबर 2 जस्टिन, डस्टिन पोरिये, जस्टिन गेची, मैथ्यूज गैमरॉट और वोक। सबसे पहले डस्टिन पोरिये को फ़ोन लगाया गया। डस्टिन पोरिये ने कहा हाँ। डस्टिन पोरिये ने साथ में यह कहा कि बाकी की बात मेरे जो मैनेजर है उससे कर लो। तो शायद यूएफसी ने मैनेजर से बात की और बात नहीं बनी, फिर जस्टिन को फ़ोन लगाया गया। जस्टिन ने शुरू में ही नो कह दिया, बोला कि मैं तैयारी नहीं है मेरी। फिर फ़ोन जो है वो लगाया गया मैथियस गैमरॉट को। मैथियस गैमरॉट ने कहा हाँ, बट मैथियस गैमरॉट को ये फाइट नहीं दी गई। उसका कारण बहुत सिंपल था कि पहली बात तो मैथियस गैमरॉट नंबर 1 कंटेंडर नहीं है, और मैथियस गैमरॉट बैकअप फाइटर है। बैकअप फाइटर का यूज़ तब होता है कि जब मेन जो फाइटर है उनमें से कोई एक एकदम से फाइट में आ ना सके, बट रिप्लेसमेंट ढूंढने का टाइम नहीं है। बट इस समय रिप्लेसमेंट ढूंढने का टाइम था, इसलिए मैथ्यूज गैमरॉट नहीं हो। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट कारण है कि ये फाइट जो है ये अबू धाबी में होने वाली है, और अबू धाबी के सारे कार्ड जो हैं वो यूएफसी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कार्ड हैं, और यूएफसी रिस्क नहीं ले सकता था। आपको याद है कि एंडरसन सिल्वा जब था अबू धाबी में, एक फाइट हुई थी, मेन इवेंट था एंडरसन सिल्वा का, और बोरिंग फाइट हुई थी, उसकी वजह से कितना लफड़ा हुआ था। तो यूएफसी दोबारा वैसी रिस्क नहीं लेना चाहता था, इसलिए उन्होंने वोल्क को कॉल लगाया। वोल्क ने हाँ बोला। वोल्क ने हाँ बोल के ये बोला कि बाकी की बात मेरे मैनेजर से कर लो, और शायद मैनेजर से बात पट गई और वोल्कानोस्की इस फाइट में आ गया। ठीक है। अब फाइट तय हो गई, वोल्कानोस्की वर्सेस इस्लाम माखाचेव। अब इस फाइट के बारे में बात करते हैं। एक ऐसा माहौल बन रहा है
जिसको देख के लगता है कि सभी का मानना है कि फाइट जो है चार्ल्स ओलिवेरा के इस्लाम माखाचेव के लिए टफ है, और सॉरी इस्लाम माखाचेव के लिए इजी है और वोल्कानोस्की के लिए टफ है। मैं ये मानता हूँ कि ये बात गलत है। मेरा मानना है फाइट दोनों के लिए टफ है। एक तरफ एलेक्स जो है शॉर्ट नोटिस फाइट ले रहा है इस्लाम से लड़ने के लिए, दूसरी तरफ इस्लाम भी तो शॉर्ट नोटिस फाइट ले रहा है वोल्कानोस्की से लड़ने के लिए, क्योंकि वो जिसके लिए तैयारी कर रहा था वो उससे फाइट नहीं करने वाला। ये बात बिल्कुल सही है कि वोल्कानस के इस्लाम माखाचेव जिससे तैयारी कर रहा था उसकी वजह से पूरे कैंप, उसने 2-2.5 महीने का जो भी कैंप है उसमें इस्लाम था, इसलिए उसके कार्डियो में कोई कमी नहीं होगी, उसकी कंडीशनिंग में कोई कमी नहीं होगी, और टाइमिंग में कोई कमी नहीं होगी, और यही सारी चीज़ों से जूझना पड़ेगा वोल्कानोस्की को। इस फाइट के शुरू होने से ही पहले इस फाइट के दो लूज़र हैं। लूज़र नंबर 1 है चार्ल्स ओलिवेरा। चार्ल्स ओलिवेरा ने यूएफसी को नाराज़ कर दिया है और इसकी वजह से चार्ल्स ओलिवेरा को दिक्कत हो सकती है आगे बढ़ के। मुझे लगता है कि यूएफसी मजबूर करेगा चार्ल्स ओलिवेरा को जस्टिन गेची वाली फ़ाइट लेने के लिए, कि या फिर कोई और फाइट लेने के लिए। उसको सीधा टाइटल शॉट नहीं मिलेगा। और दूसरा लूज़र है इस्लाम माखाचेव। इस्लाम माखाचेव अगर जीतता है तो लोग बोलेंगे कि ठीक है, वोल्कानोस्की तो बहुत शॉर्ट नोटिस पे आया था तो इसको जीतना ही चाहिए था। बट अगर हारता है तो सारी दुनिया बोलेगी कि यार ये तो शॉर्ट नोटिस में भी हार गया। वहीं अगर विन विन सिचुएशन किसी के लिए है तो वो है वोल्कानोस्की के लिए। वोल्कानोस्की के लिए बहुत सिंपल है। वोल्कानोस्की हारे तो भी बहाना है, ऑलरेडी एक्सक्यूज़ है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो एक्सक्यूज़ देगा, पर अगर हारेगा भी तो ये एक्सक्यूज़ बिल्ट इन है कि शॉर्ट नोटिस फाइट थी। और अगर जीतेगा तो भी ये एक्सक्यूज़, जीतेगा तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, जीतेगा तो हमें बात करनी पड़ेगी ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम में वोल्कानोस्की को डालने की, ठीक है ना, क्योंकि करना ही पड़ेगा। अगर इस्लाम जीतता है ना तो हमें ये कहना पड़ेगा कि ही इज़ बेस्ट ऑफ हिज जनरेशन। बट अगर वोल्कानोस्की जीतता है ना तो हमें कहना पड़ेगा कि ही माइट बी वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम, नॉट द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम, राइट। वन ऑफ द ग्रेट्स ऑफ ऑल टाइम, ग्रेटेस्ट नहीं कहेंगे, वन ऑफ द ग्रेट्स ऑफ ऑल टाइम, है ना। अब इस्लाम जीते फाइट, वोल्कानोस्की जीते फाइट, उनकी स्किल्स के बारे में, मेंटल स्थिति के बारे में, ये सारी चीज़ें हम जब एनालिसिस करेंगे फाइट के पहले तब बात करेंगे। पर अभी जो है ना असली विनर हम हैं। दोस्त चाहे जो हो जाए इस फाइट को ज़रूर देखना, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको कहा कि चाहे वो पाकियो वर्सेस मेवेदर हो, कितनी लेट हुई आप सबको पता है बॉक्सिंग में, है ना। हमारी किस्मत थी कि अभी हमें स्पेंस जूनियर वर्सेस क्रॉफर्ड देखने को मिल गई, बल्कि बॉक्सिंग, क्योंकि बॉक्सिंग में ऐसा होता नहीं। हमें दो अपने जनरेशन के बेस्ट फाइटर हैं जो अपने पीक फॉर्म में हैं, और हमें वही पीक फॉर्म में देखने को मिल रहे हैं। ऐसा बहुत कम होता है, ठीक है। तो कंसीडर योर सेल्फ वेरी लकी एंड वॉच दिस फाइट, ठीक है ना। इस फाइट में जो भी जीतेगा मेरे लिए पाउंड फॉर पाउंड नंबर 1 है। इस बात पे कोई शक नहीं है कि जॉन जोन्स वन ऑफ द ग्रेट्स ऑफ ऑल टाइम है, बट आज की तारीख में पाउंड फॉर पाउंड नंबर 1 या तो इस्लाम माखाचेव है या वोल्कानोस्की है, जॉन जोन्स नहीं है। और इस फाइट से और भी वो बात साफ हो जाएगी, ठीक है ना। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिए। जाने से पहले अगर देखिए लाइक नहीं किया है तो एक बार लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन क्लिक करिए, और हो सके तो शेयर कीजिएगा, ठीक है ना। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिए।